हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड़ावन जी के पर। आज हम आपको कि जो इंटरेस्टिंग सवाल उनके बारे में बताएंगे कि ये कैसे क्या होता है, यानी कि माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है, हमें हिचकी क्यों आती है, इंसान बूढ़ा क्यों होता है, सौ पानी में क्यों तैरता है, लोहे में जंग क्यों लगती है और पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं। ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग सवालों को आज देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, यानी कि आखिर माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। तो ये आपको प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। आपने कई बार सोचा होगा कि भाई माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। तो दरअसल हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म केंद्र होते हैं जिनमें अपार शक्ति के भंडार होते हैं। इन्हें चक्र कहा जाता है। ठीक है। हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस चक्र पर हमारे शरीर की 3 नाड़ियां एंडा, पिंगला व सुषुम्ना आकार की मिलती हैं। इस स्थान को हमारे शरीर का अहम स्थान माना जाता है। इस स्थान को शांत रखने के लिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। अगर चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाया जाए तो सिर दर्द जैसी समस्याएं होती है। वहीं योग में ध्यान के इसी समय स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक प्रोसेसिंग यानी वैज्ञानिक की बात माने तो ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो आप नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन ये जो वैज्ञानिक तरीका है यानी कि वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि वैज्ञानिक अनुसार हम वैज्ञानिकों की मानेंगे तो वैज्ञानिक अनुसार देखते हैं। तो वैज्ञानिक के अनुसार हमारे दिमाग में हमेशा सेरोटोनिन व बीटा एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते रहते हैं जो हमारे शरीर को उत्साह प्रदान करते हैं। तिलक लगाने से इन रसायनों का संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि माथे पर तिलक लगाते हैं। आपको इनमें से कौन सा जो मेथड अच्छा लगा वो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि वैज्ञानिक तरीका अच्छा है या फिर ये लोकोक्ति वाला यानी कि लोगों द्वारा कहा जाने वाला ये मेथड अच्छा है। तो दोनों ही मेरे को तो दोनों ही सही लगे, क्योंकि वैज्ञानिक मत के अनुसार भी सही है और जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं वो भी मेथड सही है। तो चलिए दूसरे इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है, यानी कि आखिर छुट्टी रविवार को ही क्यों मनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। तो दरअसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को रविवार को छुट्टी मनाने के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि 10 जून 1890 को ही स्वीकार किया गया था कि रविवार से छुट्टी मनेगी। ठीक है। लेकिन क्यों किया गया था, देखिए अंग्रेज हुकूमत के समय मील मजदूर को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था। तो मजदूरों के नेता थे नारायण मेघाजी लोकड़े। ठीक है। ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की मांग की शुरुआत की। ठीक है। मांग की शुरुआत की, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और 7 साल लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत द्वारा हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने का राजी हो गए। ठीक है। साथ ही दोपहर को आधे घंटे का भोजन ठीक है करने की छुट्टी भी मिल गई, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है और साथ ही रविवार ईसाइयों के लिए गिरजाघर जाकर प्रार्थना करने का दिन भी होता है। ठीक है। इसलिए रविवार के दिन को छुट्टी का दिन माना गया। यही कारण है कि रविवार के दिन छुट्टी मनाई जाती है। ठीक है। ये सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों में और पूरे इंडिया लेवल में यह छुट्टी घोषित कर दी गई। कब से? 10 जून 1890 से। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। आपको बहुत बार सताया होगा इस सवाल ने कि भाई रविवार को आखिर छुट्टी क्यों मनाई जाती है, अदर डे को क्यों नहीं मनाई जाती। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रविवार को आखिर छुट्टी क्यों मनाई जाती है। अगर नहीं समझे तो एक बार और इसको पढ़ना, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको और पढ़ना। चलिए तीसरे इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको हमेशा हिचकी तो एक बार आई होगी, यानी कि दिन में या फिर 2-5 दिनों में आती रहती है। तो हमें हिचकी क्यों आती है, आखिर हमें हिचकी आती क्यों है भाई। तो चलिए इसका भी रीजन देखते हैं। कई लोग कहते हैं भाई हमको कोई याद करता है तब आती है हिचकी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम साइंटिफिक नज़रिए से देखेंगे, वैज्ञानिक शोध से देखेंगे कि हमको हिचकी क्यों आती है। तो चलिए वैज्ञानिक शोध से देखते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या फिर तेज़ी से खाना खाने से हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है।
पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हम आपको बता दें कि हमारी छाती और पेट के बीच क्या होता है, डायाफ्राम होता है। बिल्कुल होता है, साइंस में पढ़ा हुआ डायाफ्राम होता है अपनी छाती और पेट के बीच में। ऐसा साइज का होता है डायाफ्राम, ठीक है। छाती और पेट के बीच में, छाती रह जाती है यहाँ और पेट रह जाता है यहाँ, ठीक है। इसके बीच होता है डायाफ्राम, ठीक है। एक मांसपेशी होती है, डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में यानी कि लंग्स में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा तीखा या खाना तेजी से खाते हैं या हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रण करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में तेजी से हवा अंदर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यही एक सामान्य बात है जो हर इंसान के साथ होती है। तो ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि हमें हिचकी क्यों आती है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि हमें हिचकी क्यों आती है। चलिए चौथे इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं। चौथा इंटरेस्टिंग सवाल है, अपन को कई बार सताया होगा इस सवाल ने कि इंसान आखिर बूढ़ा क्यों होता है, इंसान क्यों मरते हैं। तो आज इसके लिए भी हम जान लेते हैं वैज्ञानिक कारण क्या है कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है। तो दरअसल हर इंसान के शरीर में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और साथ ही अनेकों जैविक क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं जो हमें जवानी का एहसास कराती थी बनती हैं और नष्ट होती रहती है। हमने देखा होगा कि जो हमारी कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। और वो जो ही नष्ट होती हैं फिर पाचन नई बन जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही जीवन चक्र अपना चलता रहता है। लेकिन उम्र के साथ साथ इन जैविक क्रियाओं और कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है और यही कारण है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। और जैसे 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 इंसान की उम्र ज़्यादा होती जाती है और ये जैविक क्रियाएं मंद गति से कार्य करने लग जाती है, यानी मंद हो जाती है, मंद पड़ जाती है। इसी के कारण इंसान बूढ़ा हो जाता है। इंसान बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलते हैं पांचवें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर। तो पांचवें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपना है कि सौ पानी में क्यों तैरता है। भाई आखिर में हमने अखबार में भी पढ़ा होगा कि कुएं में एक सौ मिला, है ना, कि तालाब में एक सौ तैरता हुआ मिला, यानी कि सौ का मतलब होता है जो मरा हुआ डेड बॉडी, ठीक है। डेड बॉडी कहते हैं सौ। कि सौ पानी में क्यों तैरता है, तो चलिए इसका भी रीजन देखते हैं। तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट एक आर्कमिडीज, वैज्ञानिक का नाम है आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब डूब जाती है जब वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब डूब जाती है जब वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती और हटे उस वस्तु के द्वारा हटे हुए पानी का भार कम हो तो वस्तु पानी पर तैरती रहती है। जब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत शरीर में एंजाइम की क्रिया शुरू हो जाती है, एंजाइमों की जो क्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। इस क्रिया के कारण ही शव फूल जाता है, तो शव अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता और यही कारण है कि शव पानी में तैरने लग जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि शव पानी में तैरने लग जाता है। आप वीडियो को पॉज करके एक दो बार और पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि शव पानी में क्यों तैरता है। चलिए छठे इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं कि लोहे पर जंग क्यों लगती है। भाई लोहे में जंग क्यों लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आपको बहुत बार ये मन में आया होगा, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई आखिर लोहे में जंग क्यों लगती है। तो आज हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि लोहे में जंग क्यों लगती है। तो देखिए, जब लोहे को किसी नमी वाले स्थान पर रखा जाता है तो लोहे के कण ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर क्रिया करने लग जाते हैं और इस क्रिया को ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। आपने साइंस में बहुत पढ़ा होगा, साइंस में आपने ये पढ़ा होगा कि लोहे में जंग कैसे लगती है, ठीक है। वही कारण ही इसमें है, ठीक है। लोहे के कण ऑक्सीजन के साथ मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाने लग जाते हैं और लोहे में जंग लगने लग जाती है। लोहे में जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी लोहे को अगर हम धूप में रख दें और फिर उसके ऊपर पानी पटक दें, यानी कि बारिश के मौसम में अगर हम रख दें तो बाहर वो लोहा है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ क्रिया करने लग जाता है, जिससे उसमें ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, लोहे का ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है और फिर उसमें जंग लग जाती है। अगर हम लोहे को बचाना चाहें, जंग लगने से बचाएं, तो उस पर हम पेंट कर सकते हैं और पेंट करने के साथ ही उसको हम छाया में रख सकते हैं, तब हम लोहे को बचा सकते हैं जंग लगने से, ठीक है।
अगर ये उपस्थिति नहीं होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। अगर अगर हम नमी और ऑक्सीजन का को की उपस्थिति उसमें नहीं होगी तो इसमें जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो यही कारण है कि लोहे में जंग क्यों लगती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लोहे में जंग क्यों लगती है, और ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस 7वें इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं। 7वां इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि भाई पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं। भाई पेड़ के जो पत्ते होते हैं, हमने देखा होगा कि जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हमेशा हरे ही रहते हैं, और जो बड़ा होता है जो फिर वो पत्तियों का जो उम्र होता है वो फिर धीरे धीरे पीले पड़ने लग जाती है और फिर बाद में झड़ जाती है, लेकिन शुरुआत में पेड़ों के पत्ते हमेशा हरे ही होते हैं। वो क्यों होते हैं, तो चलिए इसका भी साइंस रीजन देख लेते हैं। तो दरअसल पौधे पौधे भोजन के लिए सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं। बिल्कुल हमने साइंस में पढ़ा होगा 10वीं 8वीं 7वीं 6ठी में। ठीक है, कि पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें पौधे की पत्तियां अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियां अहम भूमिका निभाती है। पौधे की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। यही हरे वर्ण के कारण ही, इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को भोजन के रूप में संचित करता है। यही कारण है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो आपका जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पेड़ के पत्ते क्लोरोफिल वर्णक के कारण हरे होते हैं। तो आप याद रखना, पेड़ के पत्ते किसके कारण हरे होते हैं, तो ये अपने होते हैं क्लोरोफिल वर्णक के कारण हरे होते हैं पेड़ के पत्ते। ठीक है, तो चलिए 8वें इंटरेस्टिंग सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता। जो गंगा नदी है, अपनी पवित्र नदी है, उसका पानी कभी खराब क्यों नहीं होता। आपने आपके दादा दादी या फिर बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जो गंगा जी का पानी है, वो गंगा नदी का पानी है, वो कभी खराब नहीं होता, वो स्थिर बहुत अच्छा रहता है वो पानी। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, उसमें कीटाणु क्यों नहीं पनपते, तो इसके बारे में साइंटिफिक नज़रिया से देखते हैं कि गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल बन गया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और इस नदी के रास्ते में कई चट्टानों और जड़ी बूटियां घुल जाती हैं कि इसके पानी में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। वैज्ञानिक शोध से पता चला कि गंगा के पानी में ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियाफॉस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इस जल की शुद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही इस नदी के पानी में गंधक यानी कि सल्फर की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है, इसलिए भी यह खराब नहीं होता। यही कारण है कि गंगा नदी का पानी क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। ठीक है, क्या है ये जो पानी है ना, पानी में जो पाया जाता है बैक्टीरियाफॉस, ये एक क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरियाफॉस ये इसकी बहुत अहम भूमिका है गंगा नदी के पानी को खराब होने से बचाने में। ठीक है, जो बैक्टीरियाफॉस नामक बैक्टीरिया है, इससे ही पानी खराब नहीं होता, तो याद रखना। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसको एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 9वां इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं। आपने एक ना एक दो बार तो प्याज काटे ही होंगे या आप रोज काटते होंगे। तो आप जब प्याज काटते हो, जब आपकी आंखों में जलन होती है तब क्या होता है, आंसू आते हैं। तो आपने सोचा होगा भाई ये प्याज काटते समय ही क्यों होता है, आलू काटते समय क्यों नहीं होता, ठीक है, भिंडी काटते समय क्यों नहीं होता, तो प्याज काटते समय ही आंसू क्यों आते हैं। तो चलिए हम आज आपको बता देते हैं कि प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं। तो प्याज काटते समय अक्सर आंखों में जलन होती है और आंसू निकल आते हैं, जिसका कारण है कि प्याज में पाया जाने वाला एक रसायन जिसका नाम है साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड। ठीक है, साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड। ठीक है, यह हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि लैक्रिमल जो आंख के अंदर होती है, लैक्रिमल ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है, जिससे आंखों से आंसू बहने लगती हैं और आंखों में जलन होने लगती है। यही कारण है कि प्याज काटते समय अपन को आंसू
आते हैं। तो ये जो साइन प्रोफेथियल एस ऑक्साइड, इसका नाम याद रखना। इसी के कारण ही हमारे जब प्याज काटते हैं हम तब आंसू आते हैं। ठीक है, ये लैक्रिमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है जिससे हमारे आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तो यही कारण है कि प्याज काटते समय हमको आंसू आते हैं। तो चलिए 10वें इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं। दसवां हमारा लास्ट इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं। भाई आपने सोचा होगा कि भाई अपन को सपने क्यों आते हैं, रोज़ रोज़ डेली डेली सपने क्यों आते हैं। तो चलिए आज इसका भी पर्दाफाश कर देते हैं कि आपको सपने क्यों आते हैं। तो देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क थक जाता है, बिल्कुल थक जाता है, तब हमें नींद आती है। और जब हमें नींद आती है तो हमें अक्सर सपने दिखाई देते हैं। नींद की अवस्था में हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं। ठीक है, नींद की अवस्था में हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं, हमारी जो माइंड की कोशिकाएं, वो सक्रिय रहती हैं। क्या रहती है? सक्रिय रहती हैं, जो दिन भर में हुए क्रियाकलापों को या हमारे मन में दबी इच्छाओं को सपने के रूप में दिखाती है। हमारे मन में कोई दबी इच्छाएं दब जाती है, उसको भी सपने के रूप में दिखाती है कि हमको आज ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ, तो उसके बारे में सपने में आता है कि अपन को ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ। यानी कि जो मन में जो अपनी इच्छा दब रही थी उसको बारे में भी ये सपने में बता देता है अपना माइंड। ठीक है, सपने में हमारा शरीर शिथिल रहता है, यानी कि एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, जागृत अवस्था से भी ज़्यादा गतिशील रहता है। ठीक है, जागृत अवस्था से भी ज़्यादा गतिशील रहता है। यही कारण है कि हमें सोते समय सपने दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। ठीक है, आपको ये इंटरेस्टिंग सवालों की सीरीज कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल चाहिए कि खाली कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है, ठीक है, हाँ, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो आपको बताना चाहूँगा, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में वो जो घंटी का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आपको जो वीडियो डालूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, वो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।